नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत प्रश्न पत्र सेकंड पर हमारा चर्चा चल रही है माइनर सब्जेक्ट पर, मुद्रा बैंकिंग एवं लोकवित्त पर। तो दोस्तों, ये मुद्रा बैंकिंग एवं लोकवित्त वाला ये सब्जेक्ट सिर्फ बीए के लिए ही नहीं, बीए के साथ ही साथ में बीकॉम वाले बच्चे भी एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, एमए वाले बच्चे भी कर सकते हैं, साथ ही साथ बीबीए और बीए एलएलबी वाले स्टूडेंट भी इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, तो उनके लिए तो सेशन ऑलरेडी है ही। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने आज के एक बेहतरीन सेशन की। और आज का जो सेशन होने जा रहा है उसमें मैंने लास्ट वाले सेशन में भी आपसे चर्चा की थी इसके बारे में कि जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, इस सिद्धांत में हम दो विशेष विद्वानों की बात करेंगे। लास्ट वाले सेशन में हमने चर्चा की थी फिशर साहब के परिमाण, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत पर, और आज के सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे मिल्टन फ्रीडमैन साहब के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की। क्लियर है ना। तो इस सिद्धांत को भी दोस्तों हम सटीक रूप से जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि परिमाण क्या होता है, मुद्रा का परिमाण क्या होता है और ये मुद्रा के परिमाण सिद्धांत क्या होते हैं, इस पर हमने बेसिक जो बातें थी इससे पहले वाले सेशन में कर चुके थे, है ना। तो आज के सेशन में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मिल्टन फ्रीडमैन ने मुद्रा के परिमाण को लेकर के अपने कौन कौन से विचार रखे हैं उस पर हम बात करेंगे, उनकी पूरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे और हमारा इसी प्रकार से सेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना सेशन आज का। अच्छा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड, कुछ एरर मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, एक सेकंड। ओके सब ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं दोस्तों, अभी तक हमारे जो सेशन है पॉलिटिकल साइंस पर पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कंप्लीट, पूरी पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर में 4 पार्ट है पॉलिटिकल साइंस के, है ना। राजनीति के मूल सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय संविधान, ये 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से बीए सेकेंड ईयर की दोस्तों बात करें तो बीए सेकेंड ईयर में भी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक चिंतक और इसके बाद में विभिन्न राजनीतिक विचारक और विभिन्न देशों के संविधान, ये 4 पार्ट पॉलिटिकल साइंस की यहां कंप्लीट हो चुके हैं। उसी प्रकार से थर्ड ईयर में 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, भारत की विदेश नीति, लोक प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय राजनीति। तो जिनके जो भी सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार इनको फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है ना। और ये मिलेंगे कहां पर, तो ये मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में, है ना। प्लेलिस्ट में मैं पीछे चल के दिखा देता हूं आपको, ये प्लेलिस्ट रही दोस्तों। तो आप नीचे जाएंगे, चैनल के बगल में, चैनल के साइड में जो है नाम जो लोधारी क्लासेस लिखा उस पर क्लिक कीजिएगा तो चैनल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का निशान दिख जाएगा, प्लेलिस्ट लिखा हुआ, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आसानी से जो है ये सभी प्लेलिस्ट जिस प्रकार से दिख रही है नाम सहित इस प्रकार से आपको दिख जाएगी। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करेंगे तो सभी टॉपिक जितने भी लेक्चर है सभी क्रम अनुसार आ जाएंगे आपके सामने। और अगर आप चैनल से प्लेलिस्ट में जाने में कुछ समस्या आपको आ रही हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको कंप्लीट लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है और पर डे जो लेक्चर होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं पढ़ने में, ठीक है ना। बस आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। तो फर्स्ट यूनिट का एक लास्ट टॉपिक और बचेगा जिसे हम कल के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, मतलब फर्स्ट यूनिट हमारी कल कंप्लीट हो जाएगी, मुद्रा बैंकिंग लोकवित्त वाली, ठीक है ना। चलिए एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न है, एक प्रश्न पढ़ लीजिएगा इसको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी तक आपको बता ही चुका, प्रारंभ में ही मैंने आप लोगों को बताया है
कि अभी हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है फिशर साहब के सिद्धांत की चर्चा की थी। तो उसमें हमने पूरे डिटेल में समझा था कि परिमाण मुद्रा का परिमाण क्या होता है। परिमाण का अर्थ मैंने क्या बताया था दोस्तों, वहां पर परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, बस इतना समझ लीजिए, मुद्रा की मात्रा, है ना। तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, तो मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन होता है ना, उस परिवर्तन के सिद्धांत पर यहां चर्चा कर रहे हैं। ये और सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं आपको, तो वहां फिशर साहब ने और यहां पर मिल्टन साहब ने क्या कहा कि मुद्रा की मात्रा में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, ये बात इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। और इसी सिद्धांत को एक एज ए थ्योरी एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो जरूरी हमारे लिए डेटा है, तो थ्योरी वाइज हम इसको आज यहाँ डिस्कस करेंगे, है ना। सिर्फ डिस्कस करना है, समझ हम पहले भी चुके हैं इस सिद्धांत को। आज के सेशन में सिर्फ हम ये देखेंगे कि मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या कहा है इस मुद्रा की मात्रा के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आज के इसमें हमें कोई ज्यादा वक्त देने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ डेटा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उस डेटा को ही मैं आपके सामने पढ़ते जाऊंगा, एक्सप्लेन करते जाऊंगा। इजीली आप उसको समझते भी चलेंगे, जहां समझाने की आवश्यकता होगी वहां समझाते चलूंगा, जिससे कि आपको कम समय में एक अच्छा टॉपिक आपका कवर हो जाए, अनावश्यक रूप से आपको ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। चलिए, तो टाइम को बचाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, फ्रीडमैन साहब जो है ये 20वीं शताब्दी के अर्थशास्त्री रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद करना है, समझिए, जो फ्रीडमैन है, मिल्टन फ्रीडमैन है, ये 20वीं शताब्दी के अर्थशास्त्री थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 1912 में न्यूयॉर्क में हुआ था। कहां पर हुआ था? न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। तो 1912 में न्यूयॉर्क में यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ। इनकी जो बीए जो हुआ दोस्तों, ये रटगर्स यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए कंप्लीट किया। इसके बाद में शिकागो यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए कंप्लीट किया। समझिएगा, यहां पर पहले बीए किया, फिर एमए किया, और उसके बाद में दोस्तों उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, ठीक है ना। तो बीए के बाद एमए, और एमए के बाद में डायरेक्टली कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है दोस्तों फिर यूएसए में ही जो है इन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार से ये प्रोफेसर बन जाते हैं, इसलिए इनको प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो अपनी इन विलक्षण उपलब्धियों के कारण दोस्तों इनके और भी अर्थशास्त्र में इनका और भी कई इस प्रकार के योगदान रहे थे समाज को या राष्ट्र को, जिसके कारण उन्हें 1951 में जॉन बैट्स क्लार्क मेडल से सम्मानित किया गया। मेडल का नाम याद कर लीजिएगा, जॉन बैट्स क्लार्क मेडल। क्या नाम है? जॉन बैट्स क्लार्क मेडल, ठीक है ना। कब दिया गया था ये उनको? ये 1951 में दिया गया था। और आगे बढ़े तो 1976 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। तो फ्रीडमैन ने जो है दोस्तों, अब चूंकि अब ये काफी प्रसिद्ध हो चुके थे, प्रसिद्ध होने के साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने डॉक्टरेट के क्षेत्र में या ऐसा मानिए उपचार के क्षेत्र में, है ना, मेडिकल के क्षेत्र में जो है दोस्तों इन्होंने कुछ कार्य भी किए थे, और वहां पर उन्होंने अपनी प्रसिद्धि भी हासिल की थी उन कार्यों में। तो उसी प्रसिद्धि के बेस पर ही, क्योंकि उनकी अब पहचान बन चुकी थी, एक चेहरा बन चुके थे वो, तो उसी के आधार पर ही उन्होंने एक तर्क दिया था, मेडिकल लाइन में एक तर्क दिया था। उन्होंने एक तर्क दिया कि राज्य की जो न्याय व्यवस्था है ना, वो डॉक्टरी पेशे में अर्थात कि मेडिकल लाइन में प्रवेश को सीमित करती है। मतलब ये कि कोई अगर डॉक्टरी लाइन में प्रवेश करना चाहे ना, तो राज्य ने ऐसे कड़े नियम स्थापित या लागू कर रखे हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति आसानी से मेडिकल लाइन में प्रवेश नहीं कर सकता। और यही कारण है कि डॉक्टर लोग जो है ऊंची फीस वसूल करते हैं, मोटी फीस वसूल करते हैं। लेकिन अब जब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, जब ये खुली प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, तो इस प्रतियोगिता की वजह से अब यहां पर इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, या ऐसा कहें कि इस खुली प्रतियोगिता के कारण जो है अब डॉक्टर ऊंची फीस वसूल करने से अब थोड़े से बचते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से प्रोफेसर फ्रीडमैन
प्रोफेसर फ्रीडमैन जो है दोस्तों, इन्होंने मौद्रीकरण के लिए जाने जाते हैं, है ना। हालांकि इन्होंने कुछ विचार जो है प्राइस ऑफ मनी पर भी दिए थे, है ना, प्राइस ऑफ मनी पर भी दिए थे, मुद्रा की कीमत पर भी दिए थे, लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि हुई वो मौद्रीकरण को लेकर के हुई है। 1956 में दोस्तों इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक का नाम था स्टडीज इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, स्टडीज इन द क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। और इसमें फ्रीडमैन ने मुद्रा के मात्रा संबंधी सिद्धांत, समझिए मात्रा संबंधी, मात्रा मतलब परिमाण, याद रखिएगा, है ना। मात्रा अर्थ का अर्थ क्या होता है मैंने बता चुका हूं आप लोगों को, परिमाण क्या होता है, परिमाण, है ना। तो इसी पुस्तक में स्टडीज इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाली पुस्तक में ही इन्होंने 1956 में अपना ये परिमाण वाला सिद्धांत प्रकाशित किया था, दिया था। और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि में मुद्रा में जो मौद्रिक विकास होता है, अर्थात कि मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, मुद्रा की मात्रा जो बढ़ती है, वृद्धि होती है ना, तो उससे मूल्य बढ़ जाते हैं। क्या कहा उन्होंने ये कहा, मिल्टन साहब ने ये समझाया कि अगर हम लंबी अवधि में अगर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो उस परिस्थिति में मुद्रा के मूल्य में गिरावट नहीं आएगी, बल्कि उसका मूल्य भी बढ़ेगा लंबे समय में करोगे तो। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म में, है ना, अल्पकाल में अगर आप मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करोगे तो वहां पर मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, लेकिन अगर लंबी अवधि में अगर आप मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो वहां पर मुद्रा का मूल्य कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। ये इन्होंने अपने सिद्धांत में समझाने का प्रयास किया है ना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने फिशर साहब के सिद्धांत को एकदम नकार दिया ना, एकदम उल्टा कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक बात उन्हें बताऊंगा, मुद्रा के विकास, मुद्रा का मूल्य, कीमत स्तर, ये सारी चीजें क्या होती है। तो कल वाले सेशन में हमने ऐसे ही 45 मिनट का टाइम नहीं लिया था, वो सेशन मात्र 15 से 20 मिनट का था, लेकिन मैंने 45 मिनट पिछला वाला, इससे पहले वाला सेशन पढ़ाया है। इसका मतलब ये सारी बातें पूरी मैं बेसिक से कर चुका हूं। अब यहां पर करके और इस सेशन को भी अब और लंबा खींचने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और ऐसा कोई विचार भी नहीं है मेरा, है ना। तो क्योंकि अब हर सेशन को अगर मैं लंबा खींचते जाऊंगा ना तो फिर आप लोग भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, ठीक है ना। और आपको जो ये सिद्धांत है ना, ये बहुत बड़ा लगने लगेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी यार, इतना लंबी क्लास थी, समझ रहे ना आप कहानी को। इसी कारण से दोस्तों, तो यहां पर फ्रीडमैन ने क्या कहा, बस फ्रीडमैन की बात कोट कर लीजिए। फ्रीडमैन ने क्या कह दिया कि लंबी अवधि में अगर आप मुद्रा की मात्रा को बढ़ाते हैं ना तो उसके मूल्य कम नहीं होगा बल्कि वो भी उसके साथ साथ बढ़ेगा। हाँ, अल्पकाल में गिरेगा, ये तय है, अल्पकाल में गिरेगा। लेकिन इससे पहले वाले सेशन में बात की थी ना फिशर साहब की, तो उन्होंने फिशर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मुद्रा की मात्रा में अगर हम वृद्धि करते हैं तो मूल्य, चाहे वो लंबी अवधि का हो या शॉर्ट अवधि का, दोनों में ही मूल्य गिरेगा, मुद्रा का मूल्य गिरेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। रोजगार और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब हम जीएनपी की बात कर रहे हैं। एक तरफ हम रोजगार की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम जीएनपी की बात कर रहे हैं। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, तो ये छोटी अवधि के उतार चढ़ाव और मुद्रास्फीति की समस्या का फ्रीडमैन ने उपाय बताया था। क्या बताया था, मुद्रा आपूर्ति नियम। क्या बोला था, मुद्रा आपूर्ति नियम। उनका तर्क था, उन्होंने तर्क दिया था कि जिस दर से जीएनपी बढ़ता है ना, अगर उसी दर से उस देश की केंद्रीय बैंक मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा दे तो मुद्रास्फीति गायब हो जाएगी। ये उन्होंने विशेष बात कही थी और ये आपको इस पूरे सिद्धांत में विशेष रूप से याद रखना है। क्या कहा था उन्होंने, रोजगार और जीएनपी के बारे में क्या कहा उन्होंने कहा था कि साहब कि जिस प्रकार लंबी अवधि की अगर बात करें कि छोटी अवधि के उतार चढ़ाव की बात करें, तो देखिए यहां पर उन्होंने ये कहा कि मुद्रा आपूर्ति नियम का उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा था कि जिस दर से जीएनपी बढ़ती है, देखिए एक राष्ट्र की बात, हालांकि वो तो अमेरिका को कोट करके बोल रहे थे, अमेरिका के लिए बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से या जिस दर से जीएनपी बढ़ रही है, आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ रहा है, उसी दर से अगर आप मतलब केंद्रीय बैंक उस देश की, अगर आप मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दे तो मुद्रास्फीति नहीं रहेगी, गायब हो जाएगी। पहली बात ये शर्त याद रखिएगा आप लोग, है ना।
हालांकि कई अर्थशास्त्री फ्रीडमैन के इन विचारों का विरोध करते हैं, लेकिन व्यवसाय पर उनका इस बात का बड़ा विशेष प्रभाव पड़ा। उनका व्यवसाय पर विशेष बड़ा प्रभाव पड़ा। और ये प्रभाव उनका कहां दिखता है? तो उनका दिखता है, किन्स के समर्थक ने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था बेस्ट सेलर अर्थशास्त्र। क्या नाम था? बेस्ट सेलर अर्थशास्त्र। तो ये किन्स के समर्थक पॉल सैमुअल्सन थे, इनकी ही किताब थी बेस्ट सेलर अर्थशास्त्र। तो इस पुस्तक में जैसे ही फ्रीडमैन ने अपने विचार प्रेषित किए कि जीएनपी की वृद्धि के साथ आपूर्ति अगर आप बढ़ा देंगे तो मुद्रास्फीति गायब हो जाएगी, जैसे इन्होंने अपने ये विचार प्रस्तुत किए, तो इन विचारों का प्रभाव इन पर सैमुअल्सन साहब पर इतना पड़ा कि उन्होंने अपनी पुस्तक में ही मौद्रिक नीति में फेरबदल कर डाला। याद रखिएगा। और ये जबकि उस समय की बेस्ट सेलर अर्थशास्त्र एक प्रसिद्ध पुस्तक हुआ करती थी, तो इसकी नीति भी बदल गई थी इनके विचारों को देखते हुए, ठीक है ना। और इसी पुस्तक में, इस पुस्तक बेस्ट सेलर अर्थशास्त्र में पूरे पाठ के दशक में जो किन्सियन और कुछ अन्य जो अर्थशास्त्री रहे हैं, वो ये मान रहे थे कि सरकार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच एक स्थिर और लंबी अवधि के विनिमय का सामना करती रही है। क्या मान रहे थे ये अर्थशास्त्री? किन्सियन मतलब किन्स और किन्स को सपोर्ट करने वाले किन्सियन हो गए, है ना। और कुछ मुख्य धारा के जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे वो ये मान रहे थे कि सरकार जो है ना वो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में फंसी हुई है। ये समझिएगा, सरकार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति इन दोनों के बीच में फंसी हुई है, निकलने का प्रयास कर रही है लेकिन निकल नहीं पाई है लंबी अवधि से, वो ये मान रहे थे। लेकिन इस नजर से सरकार माल और सेवाओं की मांग बढ़ाकर स्थायी तौर पर बेरोजगारी घटा सकती है और ऊंची मुद्रास्फीति दर को स्वीकार करके भी यह हो सकता है। ये किसका मानना था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये किन्स और किन्स को सपोर्ट करने वाले और दूसरे अर्थशास्त्रियों का मानना था, है ना, कि भाई मुद्रास्फीति से आप डरिए मत, मुद्रास्फीति को बढ़ने दीजिए, वो बढ़ेगी, है ना। बेरोजगारी घटेगी, बेरोजगारी जब घटेगी, मुद्रास्फीति भले ही बढ़ जाए, बेरोजगारी घटेगी, तो रोजगार जब बढ़ जाएगा ना तो उसके बाद हम मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो ऐसा इन अर्थशास्त्रियों का मानना था। लेकिन किन्स ने, माफ कीजिएगा, फ्रीडमैन ने इन बातों का खंडन करते हुए फिर से अपना एक विचार, एक तर्क दिया। क्या कहा उन्होंने? ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक बार लोगों को अगर ऊंची मुद्रास्फीति दर की अगर आदत लग गई ना, क्या कहा? ऊंची मुद्रास्फीति दर को समझ लेंगे, है ना। मतलब कि एक बार अगर लोगों को ऊंची मुद्रास्फीति की अगर आदत लग गई तो बेरोजगारी फिर से आ जाएगी, क्योंकि लोगों को अब ज्यादा पैसा खर्च करने की आदत डल चुकी है और वो क्या है, कमाएंगे कम, खर्चा ज्यादा होगा, तो फिर से बेरोजगारी आ जाएगी, फिर से बेरोजगारी। अब रोजगार कैसे ला रहे थे? कीमतें बढ़ाकर रोजगार ला रहे थे, कीमतें बढ़ा करके रोजगार ला रहे थे, मतलब कि मुद्रास्फीति को बढ़ा रहे थे और रोजगार ला रहे थे। लेकिन जब उधर वस्तुएं कीमतें बढ़ जाएंगी तो लोग जो है आदी हो जाएंगे महंगी वस्तुएं खरीदने के, जो महंगी वस्तु वो प्रत्येक व्यक्ति खरीदने लगेगा तो फिर से बेरोजगारी आ जाएगी। तो उनका मानना यह था कि बेरोजगारी को स्थायी तौर पर अगर आप कम करना चाहते हैं तो ऊंची मुद्रास्फीति दर की जरूरत नहीं है, ऊंची मुद्रास्फीति दर से बचिए। क्लियर है यहां तक का? चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तो इनकी आगे की कहानी रही है कि 70 के दशक की जो मुद्रास्फीति के कारण जो मंदी आई थी, 70 के दशक में मुद्रास्फीति के कारण जो मंदी आई थी, जिसे हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं, और बढ़ती बेरोजगारी जो थी, उसने फ्रीडमैन के नजरिए का सशक्त सबूत दे दिया और बहुत से अर्थशास्त्रियों पर इसका प्रभाव भी पड़ा, जो कि फ्रीडमैन ने कहा था कि साहब मुद्रास्फीति को कंट्रोल कीजिए, ऊंची मुद्रास्फीति पर मत जाइए, नहीं तो बेरोजगारी की समस्या और बड़ी हो जाएगी। और जैसा फ्रीडमैन ने कहा था 70 के दशक में वो परिस्थिति देखने को मिल गई, सामने आ गई, ठीक है ना। तो इस कारण से फ्रीडमैन का प्रभाव जो है अर्थशास्त्रियों पर और राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था पर बढ़ता ही चला गया। सैमुअल्सन जो किताब थी, है ना, कि जो किताब थी बेस्ट सेलर अर्थशास्त्र जो किताब थी सैमुअल्सन की, तो इस किताब के देखिए 1967 वाले संस्करण
तीन संस्करण की हम यहाँ बात करेंगे। 1967 1967 में एक संस्करण आया, एक 1980 में एक संस्करण आया और एक 1985 में एक संस्करण आया। तीन संस्करणों की बात करेंगे। एडिशन जो आते हैं ना, एडिशन जो आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो 1967 में जो एडिशन आया था इस पुस्तक का, उसने संकेत दिया कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ का नीति निर्धारकों ने सामना किया था। क्या कहा उन्होंने कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में जो ट्रेड ऑफ आता है ना, अदला बदली लेन देन, है ना, तो इसका जो नीति बनाते हैं मतलब कि सरकार, तो सरकार ने इस समस्या का सामना किया था। ये कौन से संस्करण में बोला था? 1967 वाले में। और 1980 के संस्करण में उन्होंने कहा, उस पुस्तक में लिखा, छापा कि छोटी अवधि की बजाय लंबी अवधि में ट्रेड ऑफ कम था। क्या कहा उन्होंने? छोटी अवधि में ट्रेड ऑफ ज्यादा था जबकि लंबी अवधि में ट्रेड ऑफ कम था। और 1985 में तो उन्होंने लंबी अवधि के ट्रेड ऑफ को गायब ही कर दिया। तो ये तीन संस्करण जो थे ना, इन तीन संस्करणों से 1967, 1980 और 1985 के इस बेस्ट सेलर अर्थशास्त्र के संस्करणों ने ये साबित कर दिया कि जो फ्रीडमैन साहब कह रहे हैं या उन्होंने जो सिद्धांत दिया, उनके जो विचार या तर्क दिए थे वो बिल्कुल सही थे और इसी कारण से उनका प्रभाव और ज्यादा बढ़ता ही चला गया। किन्स के बाद अगर हम बात करें अर्थशास्त्र में, तो किन्स के बाद दोस्तों अगर किसी बेहतर अर्थशास्त्री का नाम आता है जिन्होंने हमारी सोच को और अर्थशास्त्र के उपयोग को बदल डाला हो, तो वो किन्स के बाद में फ्रीडमैन का ही नाम आता है। उनके विषयों की गुंजाइश और विचारों का महत्व विस्तार न सिर्फ समकालीन आर्थिक विचारों की नींव का पत्थर है बल्कि पूरे के पूरे सुदृढ़ ढांचे का निर्माण है। तो बस इतने से विचार आपको इस सिद्धांत के अंतर्गत लिखने हैं। जहां तक मेरा मानना है दोस्तों, 3 से 4 बातें मात्र आपको इस सिद्धांत में याद रखने की आवश्यकता है अगर आपने इससे पहले वाले सेशन को फॉलो किया है पूरी ईमानदारी से। तो ये आज का सेशन आपको कोई परेशान नहीं करना है, कुछ भी डेटा आपको याद नहीं रखना है इस वाले सेशन में। चलिए इसी प्रकार से कंटिन्यू क्लासेस रहने वाली है। अगले सेशन में हम बात करेंगे मुद्रा आपूर्ति के मुख्य घटकों पर कि मुद्रा आपूर्ति को लेकर के अब क्या, देखिए मुद्रा की मांग की हम चर्चा पहले कर चुके हैं, मुद्रा की मात्रा पर भी काफी चर्चा हो चुकी है। अब बात करेंगे मुद्रा आपूर्ति की, मतलब कि अब प्रत्येक देश की केंद्रीय बैंक को पकड़ने वाले हैं अच्छे कसकर, ठीक है ना। तो सेशन इस प्रकार से कंटिन्यू रहने वाले हैं। और सेकेंड पेपर जैसे मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि आपके लिए इतिहास के सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो दोस्तों मैं आज से ही सेशन स्टार्ट कर चुका हूं इतिहास के, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।